हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 3। आपने डे 1 और डे 2 जो है कंप्लीट कर लिया है और हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से दोनों जो है एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है, उसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं डे 3 एक्टिविटी, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। इसको आपने तो जो है, हमें नहीं लगता है पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 का जो है लेसन 2 है, ठीक है, जिसकी वीडियो हमने डाला है। और उस जो है चैप्टर 2 का नाम भी है लाइन एंड एंगल्स, सो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जो है स्टार्ट करते हैं डे 3 एक्टिविटी, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। डायग्नोसिस एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि लाइन क्या होती है। आप कभी जो है टार्च वगैरह जो है यूज किए हैं, तो इस तरह से देखते हैं ना कि वन साइड में इसकी जो है लाइट निकलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो वन साइड में निकलता है, इसका एक साइड क्या होता है? एंड होता है, और एक साइड में इंक्रीजिंग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किरण। और जो दोनों साइड में होता है इंक्रीजिंग, इस साइड भी इंक्रीजिंग होती है और इस साइड भी इंक्रीजिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं लाइन। तो लाइन और रेज दोनों का डिफरेंट हमने समझ लिया। लाइन जो है बोथ साइड इंक्रीजिंग होती है, जबकि रेज का जो है वन पॉइंट इंडेड होता है, जहां से जो है रेज निकलती है। आपने कभी जो है टार्च जलाया हो या जो है कोई वैसा जो है सोर्स जो लाइट वगैरह का जो है आप किए होंगे, तो देखते होंगे कि लाइट वन साइड ही जाती है, बोथ साइड नहीं जाती है। लेकिन रेज क्या होती है? दोनों साइड जो है इंक्रीजिंग होती है। तो ये क्या हो गया है? आपका ए रेज है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है लाइट से जितना भी निकल रहा है ये रेज निकलता है, ठीक है। तो आप लाइन क्लियर हो गए, रेज हो गए। अब एंगल्स क्या होता है और एंगल्स बनता कहाँ है, ठीक है। तो जब रेज जो है कहीं से जो है प्रोड्यूस होती है, निकलती है, तो अब जैसे ये देखिए रेज निकल रही है ना, तो मान लीजिए ए रेज यहाँ इस साइड में गई और ए रेज इस साइड में आई, ठीक। तो इसके बीच में एक जो है आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट क्या है? जो इसका झुकाव होता है, उस झुकाव को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल हमेशा कहाँ बनती है? रेज के बीच में बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्व द एबव पिक्चर एंड आइडेंटिफाइड व्हाट एबव पिक्चर रिप्रेजेंटिंग। अब देखिए रेज एंड एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स कहाँ बन रहा है? ये देखिए रेज क्या है, इसका नाम कैसे करते हैं? जहां से ओरिजिन होती है, जहां से स्टार्ट होती है, वहां से हम इसको पढ़ते हैं ओ ए, ठीक है, ओ ए। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? वन साइड का एरो लगाते हैं। ये क्या दिखाता है कि रेज ओ से स्टार्ट हुई है और ए की तरफ इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? अगर इसके दोनों साइड आप जो है एरो लगा देंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ ए लाइन हो जाएगी। मतलब कि ये ओ की तरफ भी इंक्रीज होती है और ए की तरफ भी इंक्रीज होती है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रेज का आपको नाम लिखना है, तो ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों जो है रेज हो गए इस तरह से। और ये जो बीच का देखिए, बीच का ये जो पार्ट है क्या है? एंगल। इसका नाम कैसे हम पढ़ेंगे? और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टिसेज, ठीक है, वर्टिसेज। तो ए हमेशा बीच में पढ़ते हैं। तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, दोनों साइड से हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, तो रेज है ओ एक्स और ओ वाई। और एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल एक्स ओ ए या एंगल वाई ओ एक्स, कोई भी आप बोलेंगे, दोनों सही है। और ये तो आपको पता ही है कि एंगल का सिंबल क्या होता है, एंगल कैसे जो है लिखते हैं, कि नहीं मालूम है? ऐसे जो है एंगल का सिंबल होता है, ठीक है। हम एंगल न लिखकर ऐसे भी जो है लिख सकते हैं, ऐसे जो है तिरछा होता है। तो हमने क्या सीखा? डिस्कशन क्वेश्चन, नेम द रे इन द बोथ पिक्चर। तो दोनों जो है पिक्चर्स में जो इसकी जो है रेज का नाम है ओ ए ओ बी, और यहाँ पे क्या है? रेज ओ एक्स एंड ओ वाई। नेम द एंगल इन द बोथ पिक्चर। तो एंगल भी हो गया एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए और एंगल एक्स ओ वाई या एंगल वाई ओ एक्स। तो एंगल और रेज दोनों क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं टीचर। अब देखिए
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है रोड इस तरह से है और एक रोड ऐसे है, ठीक है। ये रोड जो है ऐसे है, ठीक है। तो एक क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, ठीक है। जैसे दो लाइन है और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, मतलब इक्वल का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, सॉरी। तो लाइन पैरेलल मीन्स हो जाता है कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। हमेशा डिस्टेंस इक्वल से क्या हो जाएगा कि वो जो है इनफाइनाइट तक जाएंगी लेकिन वो कभी मिल नहीं सकती हैं। और इसको जब कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर देती है तो क्या क्या कंडीशन होती है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक तो एंगल इस तरह से बनेगा ऊपर के पार्ट में, ठीक है। आपको मालूम है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल कितना हो जाएगा, 180। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। एंगल ए और एंगल बी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर्स का एडिशन हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। दूसरा जो है कि जब दो लाइन इस तरह से जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो बीच के एंगल बनते हैं इस पार्ट का इस पार्ट का, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है शीर्षाभिमुख। थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लगेगा इसलिए क्योंकि ये दोनों के शीर्ष पर बनते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी वर्टिकल अपोजिट है और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरह से दूसरा जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, डी इक्वल सी। एंगल डी एंगल सी के इक्वल है। तो आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सीख लिया और लीनियर पेयर एंगल भी आपका कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस को जब कोई तीसरी लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या होता है, आपने पढ़ा है पिछले जितने भी जो है 5 में 6 में हर जो है क्लास में आप जहाँ पे भी ज्योमेट्री पढ़े हैं वहाँ पे आपको मिला है। नहीं मिला है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम आप आज को ऐसा क्लियर करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, जब टू पैरेलल लाइंस को, ठीक है, कोई जो है थर्ड लाइंस जो है इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बनते हैं। देखिए, हम एंगल के नाम लिखे हैं ए बी सी डी। हम सिंगल नाम दिए हैं इसलिए कि अगर हम 3 नंबर से नाम देंगे, 3 वर्ड से नाम देंगे तो लिखने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप सिंगल से इसको रिप्रेजेंट, जैसे यहाँ पे है ना, सेम वैसे हमने किया है ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए दोनों एक कर दिए हैं तो इससे आप कंफ्यूज हो गए, हम अलग अलग किए हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच ये क्या है, एंगल है। एंगल कहाँ बन रहे हैं, जब टू पैरेलल लाइंस को कोई जो है थर्ड पैरेलल लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रहा है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, ठीक है। पहला एंगल बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आइए देखिए, ये है ना करस्पॉन्डिंग एंगल। ए ई, ए ऊपर का एंगल और ए नीचे का, वन साइड एंगल, ठीक है। एक ऊपर का एक नीचे का, ए ई, ए एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि ये थ्योरम है कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल ई करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड से कौन सा हो जाएगा, एंगल बी और एंगल एफ, ठीक है। एंगल बी और एंगल एफ भी करस्पॉन्डिंग होंगे। और इस साइड से जी और सी, या बोलिए आप सी और जी करस्पॉन्डिंग होंगे। और यहाँ से डी और एच करस्पॉन्डिंग होंगे। तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए ना। आपको हमेशा एक ऊपर का लेना है और एक अंदर का लेना है, अपोजिट का। जैसे यहाँ पे ऊपर का ले लिए ना तो इसके ऊपर का लेना है, दूसरी लाइन के ऊपर का। तो ये दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डेंट। इसी तरह से दूसरा है
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर का। तो एंगल सी और एफ, अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? एक इस साइड का, दूसरा दूसरे साइड का। इसका आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये अल्टरनेट नहीं होता है, इंटीरियर एंगल होता तो एक ही साइड आ जाता। तो यहाँ पे सी हो गया एंगल और यहाँ पे एफ हो गया। इसी तरह से ये एंगल डी और ये एंगल ई, ये क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड नंबर पे है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? बाहर का। तो एक चीज और पढ़ लीजिए, इंटीरियर एंगल। आप अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े थे ना, एक इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स मीन्स क्या हो जाएगा? अंदर का। सी और एंगल ई और एंगल डी और एंगल ई को क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल, या हम इसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल सेम होता है। चलिए नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ए और एच, इसके ऊपर वाला और इसके अपोजिट साइड का बाहर वाला, ए और एच। इसी तरह से बी और जी, ये क्या है? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ए और एच और बी और जी, सेम वही होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलिए या एक्सटीरियर एंगल बोलिए, दोनों सेम होगा। तो आपने क्या क्या सीखा? करस्पॉन्डिंग एंगल सीख लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीख लिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सीख लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल सीख लिए और लीनियर पेयर। तो ये एंगल्स जो है आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये हमेशा जो है आपको याद जो है हमेशा जो है आपके काम आएंगे। ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे एकेडमिक हो। आगे बढ़ते हैं। श्रेयास हैज ऑर्डर अ पिज्जा। ठीक है, ये पिज्जा जो है ऑर्डर किए हैं फॉर हिज टू फ्रेंड के लिए। दे वेयर लुकिंग पिज्जा एंड डिस्कसिंग एंगल विथ ईच अदर डेट दे आर सो मेनी एंगल इन द सिंगल पिज्जा। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कहाँ है? देखिए ये जो है सी हो गया और ये है आपका बी। इसके बीच का जो एंगल बन रहा है क्या है? एंगल बी ओ सी। इसकी वैल्यू कह रहे हैं 36 डिग्री है। ओके, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल एफ ओ जी। एफ ओ जी की वैल्यू क्या होगी? एंगल एफ ओ जी, देखिए तो एफ ओ जी कहाँ बनेगा? एफ ओ, इसका सेंटर ओ है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका सेंटर ओ है। तो एफ और ओ जी, ए एंगल। तो अभी आप पढ़े हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एफ ओ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। दूसरा एंगल क्या है? सी ओ एफ। सी ओ और एफ, ए। ठीक है, ए पार्ट और ए पार्ट। इस एंगल को जो है आपकी वैल्यू बतानी है, ए वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए ऊपर क्या आप पर है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में ए एंगल होगा और ए एंगल होगा, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब ए 36 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा? 144 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एंगल जी ओ बी, एंगल जी ओ बी, ए एंगल। तो यहाँ भी ये ऊपर का क्या है? लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो 180 से 36 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 डिग्री। क्लियर हो गया? तीनों एंगल आपने निकाल लिया। चलिए, तो अभी तक आपने क्या सीखे हैं? वेरियस टाइप ऑफ लाइन। लाइन कितनी टाइप्स की होती है? एक तो स्ट्रेट लाइन आपने सीखा, पैरेलल लाइन सीखा, कर्व लाइन भी होता है, ऐसे जो जिगजैग लाइन होती है वो कर्व लाइन उसको बोलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एंगल सीखे, करस्पॉन्डिंग। अब तक आपने क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल पढ़े थे, राइट एंगल पढ़े थे, एक्सट्यूज एंगल पढ़े थे, स्ट्रेट एंगल पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा, इंटीरियर एंगल पढ़ा,
और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लाइन एंड एंगल इन द रियल लाइफ सिचुएशन। इनका जो है रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो हर जगह आपको रियल लाइफ में ज्योमेट्री का तो जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी कारपेंटर है, ठीक है, कोई भी कारपेंटर कोई भी सामान बनाएगा पूरा ज्योमेट्री पे डिपेंड होती है। कोई इंजीनियर है, कुछ भी बनाएगा, पुल बनाएगा, घर बनाएगा, पूरा क्या है, ज्योमेट्री पे है। बिना ज्योमेट्री का वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। आइए कुछ फॉर्मेटिक असेसमेंट कर लेते हैं। फॉर्मेटिक असेसमेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, देखिए लाइन क्या है, एक्स वाई, ये आपकी लाइन है एक्स वाई, और एम एन ये आपकी लाइन हो गई एम एन। ठीक है, ये क्या करती हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो है यहाँ पे ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई, ठीक है, ये एंगल है। ठीक है, इस पार्ट का ये कितना है, 90 डिग्री दिया है। और ए और बी की रेशियो क्या है, 2:3 है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको इस सी एंगल की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल ए की हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे रेशियो से निकलते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए बी का 2 + 3 5। तो हम पहले ए का निकालेंगे तो 2 को हम ऊपर रखेंगे, 2/5 रेशियो में डिवाइड करेंगे, और कितना है 90 डिग्री मल्टीप्लाई 90 डिग्री, कितना आ गया 5 18 18 5 जा 90 हो गया, और जो है 18 2 जा 36 डिग्री जो है हो गया ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू मालूम हो गई, बी की वैल्यू मालूम हो गई। अभी आपने लीनियर पेयर पढ़ा है ना, तो बी की वैल्यू जब आपका निकल गया तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी इक्वल 180 माइनस 54 इक्वल 126 डिग्री। क्लियर, कोई कंफ्यूजिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस जेड देन प्रूव देन ए ओ वी इज ए लाइन। ये आप फिगर देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि एक्स प्लस वाई ये जो है जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि ए जो ए बी जो है ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो आइए अब देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना हो जाएगा, ये आपका जो है एंगल एक्स है और ए वाई है। तो ये क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट एंगल बनता है, तो कितना बन जाएगा 180 डिग्री। और इस पे भी इस साइड में स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो ये भी वाई प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों साइड से 180 डिग्री इधर बन रहा है और 180 डिग्री इधर बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन यही आपको प्रूव करना है। तो इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं कि लाइन ए बी और लाइन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए रियल लाइफ एक्टिविटी देखिए एक। ठीक है, हमारे पास जो है सूर्य से प्रकाश आता है ना, कैसे आता है, आइए देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। सन है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ से रेज ऐसे आती है, ए स्टार है, स्टार से भी अर्थ पे आती है। तो यहाँ पे ए एंगल जो है इसकी क्या है वैल्यू एक्स। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर है, एक्स एंगल एक्स इक्वल 72, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 72, एंड एंगल ए इक्वल कितना है 36, एंगल ए वाला पार्ट कितना है 36। तो आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी इक्वल क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो एंगल ए की वैल्यू 72 माइनस एंगल ए की वैल्यू 36, तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब देखिए पी की वैल्यू मालूम हो गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की निकल गई वाई की। अब ए पार्ट देखिए, ये क्या है आपका, ये जो है एक है स्ट्रेट लाइन है ना,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन है। देखिए ए स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट हो गया तो ए पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, क्लियर। तो इसमें से x की वैल्यू जो है हमें मालूम है, तो 180 से x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें एंगल z की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और आपने पढ़ा है कि लीनियर पेयर का जो है एडिशन कितना होता है 180। तो एंगल p इक्वल क्या हो जाएगी, एंगल z इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल x, तो 180 माइनस 72 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल y कितना हो जाएगा, ये देखिए, अगर हम इस लाइन को ले लें, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को ले लेते हैं तो ये 180 हो गया। तो इसमें से जो है हम ये y की वैल्यू निकल गई है, तो y की वैल्यू हम जो है इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो एंगल y इक्वल हो जाएगा 108 माइनस 180 माइनस 108 इक्वल 72 डिग्री। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल तो आप जो क्लास 8 में पढ़े हैं, कांग्रुएंट पूरा पढ़े हैं, तो हम कांग्रुएंट को रिवाइज कराते हैं, देखते हैं आपने क्या पढ़ा है। तो डायग्नोसिस एनालिसिस हम करते हैं इसका। देखिए फिगर है, अब आपको बताना है कौन ओवरलैप करेगा। ओवरलैप मीन्स क्या होता है, कांग्रुएंट ही होता है, क्योंकि कांग्रुएंट की पहली ही कंडीशन होती है कि जब दो फिगर एक दूसरे को एक्चुअली ओवरलैप करेंगे तभी वो क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो आपको इसमें यही बताना है, जो ओवरलैप करेगा उसको यस लिखना है, जो ओवरलैप नहीं करेगा उसको नो लिखना है। तो ये यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा, ये नो हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। आपको देखकर लग रहा है कि एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं होगा, और ये भी जो है नो हो जाएगा। इसी तरह से आइडेंटिफाइड द फिगर आइडेंटिकल टू द गिवन फिगर इन द फॉलोइंग टेबल्स। ये जो टेबल्स में दिया गया है आपको बताना है कि जस्ट ऐसा ही इसमें कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, ये हो गया। ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पे है। ये जो है आपका क्या है, ये यहाँ पे है, ये देखिए रेक्टेंगल यहाँ पर है, और ये रोम्बस यहाँ पर है। अब आइए कंसेप्ट देखते हैं। टू ट्रायंगल्स are congruent if the side and side of one triangle are equal to the corresponding side and angle of other triangles। आपने पढ़ा है, बताने की कोई जरूरत है, चलिए हम रिवाइज कराते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, कितनी कंडीशन आपने क्लास 8 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट की, 5 कंडीशन, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर दीजिएगा, हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है साइड एंगल साइड, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, ए से क्या है, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट रूल। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपका जो है ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये जो है XYZ है, इसमें क्या है BC और YZ, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। और एंगल B एंगल Y के है, और एंगल C एंगल Z के इक्वल है, ठीक है। तो जो साइड हमें लेना है, ठीक है, उसी पे दोनों एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए YZ पे ही दोनों एंगल बने हैं, और यहाँ पे BC पे ही दोनों एंगल बने हैं। तो ये क्या हो गए, ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह से इसमें देखिए BC एंगल और BC साइड और EF साइड, ठीक है, और इस पर बने दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे AB साइड और DF साइड,
इक्वल है, ये सिंबल जो है इक्वल का होता है। और इस पे बने, अच्छा देखिए यहाँ पे ए भी इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल है यहाँ पे, तो बी सी और ई एफ भी इक्वल है, और इस पे जो दोनों एंगल बने हैं ये भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि जो बीच की साइड है उसी के दोनों साइड में एंगल होने चाहिए, ठीक है, तभी होता है। चलिए स्पेशल क्या है, ए एस क्रिटिकल एंगल, एंगल साइड मतलब दो एंगल हो और एक साइड हो तो भी ये फॉलो हो जाता है, नॉन इंक्लूडेड साइड आर इक्वल होता है कंडीशन। लेकिन ये स्पेशल केस है, हर जगह फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए इसको रूल्स में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको स्पेशल केस मान लेते हैं। नंबर 2 है यस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर साइड। इसमें आपको क्या करना है, देखिए दो साइड है, ठीक है, एक साइड ए बी है और एक बी सी, और इसके बीच का एंगल है, ठीक है, इसमें दो साइड है और उसके बीच का एंगल है। अगर ए इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट में समझ रहे हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है, समरूप हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का अर्थ होता है समरूप। जैसे आप पढ़ते हैं, आप सुने होंगे ना कि वो हम शकल है, वो उनके जैसा है, तो उसमें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता है, एकदम सेम होते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि इसमें दो हैं, इतना जो है कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब देखिए इसके एंगल, साइड ए बी और साइड बी सी, साइड पी क्यू साइड क्यू आर, और इनके बीच का कोण, ठीक है। देखिए इसका भी रीजन है, ये जो बीच में लिखा गया है एंगल, इसका रीजन है, क्योंकि साइड है, दो साइड है और दोनों साइड के बीच का एंगल है। ये नहीं है कि एक एंगल इसका यहां बनेगा एक यहां पर बनेगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रोल करते हैं। थर्ड है यस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, है सबसे आसान है, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं तो वे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे एग्जांपल देख लिए, यस यस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आप देख रहे हैं ना कि इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक दूसरे के ऊपर आप जो है इनको घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही रखना है, इनको घुमा के जैसे भी सीधा टेढ़ा करके आप रखेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। इसके बाद RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, राइट, हाइपोटेनियस और साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हमेशा जो है राइट एंगल में होता है, इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या इसमें होता है कि हाइपोटेनियस जो होता है वो इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल होती है और राइट एंगल्स होते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखिए इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CPCT। CPCT का क्या फुल फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंस के लिए सिंबल कैसे यूज किया जाता है, क्लास 8 में तो आपने बहुत लगाया है, दो इक्वल लाइन और ऊपर एक घूमती हुई लाइन, कॉन्ग्रुएंसी या ट्रू एंगल इसको बोलते हैं। तो आइए फॉर्मेटिव असेसमेंट कुछ कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करते हैं। इन क्वाड्रिलेटर ABCD AC इक्वल AD, देखिए क्वाड्रिलेटर है, इसमें जो है AC ए पार्ट जो है आपका इक्वल कितना है, AC जो है इक्वल है AD, इसके बराबर है। तो क्या हुआ, एक साइड इक्वल हो गई, दूसरी AB कॉमन है, तो कॉमन है मतलब कि दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या हो गया, दो साइड एंगल, तो यस ए यस कंडीशन हो गई।
यस कंडीशन हो गई तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है ना, कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी सी इक्वल बी डी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, इन द गिवन फिगर स्टेट द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस का रूल फॉलो हो रहा है। तो ट्रायंगल एल एम एन एंड ओ एन एम, देखिए एल एम एन, ठीक है, ये ट्रायंगल है एल एम एन, एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा है ओ एन एम, ओ एन एम, ए वाला ट्रायंगल। इसमें क्या है, देखिए ए साइड जो है इस साइड के इक्वल हो गया और ये साइड देखिए दोनों में कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री होता ही है, तो यस एस कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो गया। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि राइट डिग्री है तो आर एच एस कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड फॉलो हो रही है तो भी ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो आपने क्या क्या सीखा, कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे उसका हम वेरीफाई करते हैं, कॉन्ग्रुएंस गिवन ट्रायंगल्स का हम कैसे करते हैं, रियल लाइफ में हम मॉडल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है। अब जानते हैं रियल लाइफ में यूज क्या इसका होता है। अभी तो आपने ऐसे सीख लिया कि कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। आप देखिए कोई भी घर बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो टाइल्स लगती है ना, उसकी जो डिजाइन्स बनती है उसमें कॉन्ग्रुएंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर रोड साइन होता है, टाइल्स होता है, फैशन डिजाइन पैटर्न होता है, ये सब क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस शेप में होते हैं। दूसरी चीज अर्थक्वेक रेजिडेंस स्ट्रक्चर डिजाइन, जो भी मकान बनता है, जो भी बिल्डिंग बनती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है, वो सब क्या होते हैं, अर्थक्वेक रेजिडेंस स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब अर्थक्वेक्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसकी डिजाइन कैसे की जाती है, कॉन्ग्रुएंट शेप पे की जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, आपने देखा है, आंख से देखे हैं लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा, आप कभी यमुना ब्रिज देखे हैं दिल्ली का, या फिर इलाहाबाद में भी है यमुना ब्रिज, ठीक है, नैनी में, वहाँ पे, या फिर हावड़ा में आप चल जाइए, हावड़ा ब्रिज देखिए, या एम्फल टावर देखिए, इन सब में जो है आप क्या देखे होंगे कि इसमें जो है जो ब्रिज का जो है शेप है वो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, देखे हैं ना, इस तरह से बना होता है। तो ये क्यों ऐसा बना होता है, देखते होंगे सब ये जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो इस कॉन्ग्रुएंट इसलिए बनता है कि ये जो उस पर फोर्स होता है, जो वेट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आप देखते होंगे कि नीचे दो ही इसके पिलर होते हैं, ठीक है, और इस पर जो है पूरा जो है इसका वेट सेंट्राइज हो जाता है, ठीक है, और ये बीच से क्या होती है, रिवर होती है, जो भी होता है, तो ये पूरा सेंट्राइज हो जाता है। और ये क्या होता है, इसको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है, टूटता नहीं है जल्दी। अगर इस शेप में न बने न तो तुरंत गिर जाएगा। आपको पता है हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों ने बनवाया था, आज तक वो चल रहा है, इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर पे हमेशा ये बनाए जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का आप देखिए कितना यूज है। चलिए और क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगुलर यूनिट इंश्योर सिमेट्री, ये सिमेट्री बराबर सब पे वेट देता है और जिससे क्या होता है कि इनका वेट सेंटर पर आता है। परपेंडिकुलर सपोर्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी, और ये जो पेरिपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे बनता है ना, देखते हैं, ये देखिए पेरिपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे बन रहा है ना, ये इसकी स्टेबिलिटी मजबूती प्रदान करता है, मजबूती इसको बढ़ाता है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न आपने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन फ्रॉम इमेज पढ़ लिया, ह्यूमन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने जो है ऊपर पढ़ लिया। तो आपका जो है थर्ड डे का जो है एक्टिविटी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जो है नेक्स्ट आपका 4 डे एक्टिविटी जो है लेकर जो है जल्द आएंगे। ओके।